हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। देखिए, ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा डिले हो गया था, ठीक है। तो कुछ काम की वजह से बहुत ही देर वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है ना। और हमारे चैप्टर का नाम क्या था? जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। और देखिएगा, एनसीईआरटी के हिसाब से यह आपका अध्याय 6 है, ठीक है। और देखिएगा, इस चैप्टर पे हमारा कौन सा वीडियो लेक्चर नंबर है? ये 6 वाला वीडियो लेक्चर है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो आज का हमारा क्या टॉपिक होने वाला भाई साहब? आज हमारा टॉपिक होने वाला है मनुष्यों में पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ठीक है। देखिएगा, यह थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक है, तो इसका ही क्या है, ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी आएगा आने वाले समय में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मनुष्यों में पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमन, ठीक है, जो भी आप बोल सकते हैं इसे। तो इसे हम कैसे कहते हैं कि मनुष्यों में पोषण प्राणी संभोजी विधि के द्वारा होता है, जिसमें निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। देखिए, जो मनुष्य होते हैं उसमें पोषण कैसे होगा? प्राणी संभोजी विधि के द्वारा होगा। तो सबसे पहली क्रिया होती है अंतग्रहण, इसे अंतग्रहण भी बोलते हैं, इंजेशन। दूसरी होती है पाचन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। और तीसरी क्रिया होती है अवशोषण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और चौथी क्रिया होती है स्वांगीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। और आपकी पांचवी क्रिया होती है सबसे आखिरी बहिक्षेपण, ठीक है ना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इजेशन, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि अंतःग्रहण क्या होता है, पाचन क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अंतःग्रहण, यानी कि इंजेशन, ठीक है ना। अंतःग्रहण को कैसे परिभाषित किया जाता है? भोज्य पदार्थों के शरीर में पहुंचने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं, अथवा बाहरी वातावरण से भोज्य पदार्थ को अनेक विधियों से ग्रहण करना अंतःग्रहण कहलाता है, ठीक है ना। देखिएगा, भोजन क्या करना, अपने शरीर के अंदर ले जाना ही सिर्फ क्या कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है, ठीक। कोई भोजन है उसे क्या किया हमने अपने मुख में रखा, वही क्रिया क्या कहलाती है? अंतःग्रहण कहलाती है। चलिए अब दूसरी प्रोसेस देख लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं पाचन, यानी कि डाइजेशन। तो बिना किसी देरी के देख लेते हैं डाइजेशन क्या होता है। भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थ को सरल रूप में अपघटित करना पाचन कहलाता है। यानी कि जो हम भोजन ग्रहण करते हो कैसा होता है? जटिल होता है। और उसी के इसमें सरल रूप में अपघटित, यानी कि तोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, पाचन किसे कहते हैं, ठीक है। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि जो पाचन की प्रक्रिया होती है इसे भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। वो दोनों भाग क्या है भाई साहब? यांत्रिक या भौतिक पाचन, यानी कि मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन। ये क्या होता है? यांत्रिक या भौतिक पाचन, इसके अंतर्गत क्या आता है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें भोजन को चबाना, अमाशय में भोजन की लुगदी बनना, आहार नाल की क्रमाकुंचन गति यानी कि पेशीय संकुचन के कारण भोजन आगे खिसकाना क्या कहलाता है? आदि सम्मिलित होते हैं। देखिए, जो क्या करते हैं, हम मुंह में भोजन को कूचते हैं, ठीक है ना, कूचते हैं, और उस वो सब क्या होते हैं? आपके आहार नाल में आगे बढ़ती है। ये सब किस में आता है? यांत्रिक पाचन यानी कि भौतिक पाचन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ये सब सारी प्रक्रियाएं किस में है? यांत्रिक या भौतिक पाचन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं दूसरा क्या होता है, रासायनिक पाचन, यानी कि केमिकल डाइजेशन। नाम से स्पष्ट है, रासायनिक पाचन यानी कोई रसायन काम कर रहा होगा। देखिए, इसके अंतर्गत पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस के विकर यानी कि एंजाइम्स जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थ को सरल घुलनशील इकाइयों में तोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि रासायनिक पाचन में क्या होगा, जो भोजन हमने क्या किया, चबाकर अपने आमाशय में भेजा, ठीक है ना, तो उसमें क्या होंगे, कुछ एंजाइम्स होंगे जो जटिल पदार्थों को किस में बदल देंगे, सरल घुलनशील पदार्थों में बदल देंगे, ठीक है। देखिए, ये एनिमेशन में भी दिखाया गया है। ऐसे आगे लिखा गया कि मनुष्य में पाचन निम्नलिखित पदों में संपन्न होता है। ये जो पाचन की प्रक्रिया होती है यह भी निम्नलिखित पदों में क्या होती है? संपन्न होती है। पहला क्या, मुख गुहिका में पाचन, फिर दूसरा क्या, ग्रास नली में पाचन, फिर आपका अमाशय में पाचन, ठीक है ना। फिर आगे हम पढ़ेंगे कहाँ पर, छोटी आंत में पाचन, ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, बारी बारी से भी पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि मुख गुहिका में पाचन कैसे होता है। अब हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी भाई साहब? हमारी हेडिंग हो जाएगी मुख गुहिका में पाचन, यानी कि डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं भाई साहब कैसे होगा पाचन, क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी। मुख गुहा में भोजन का अंतःग्रहण या अंतग्रहण होता है। मुख में उपस्थित दांत भोजन को चबाते हैं तथा जीभ स्वाद का अनुभव कराती है, ठीक है। मुख गुहा में क्या होगा, भोजन का अंतःग्रहण होगा, और दांत क्या होंगे, भोजन को चबाने का काम करेंगे, और जीभ आप लोग पता ही है क्या करती है, स्वाद का अनुभव कराती है। मुख गुहिका में उपस्थित लार ग्रंथियों से सिलेवरी एमाइलेज तथा लाइसोजाइम नामक एंजाइम स्रावित होता है, जो कि भोजन के पाचन में निम्न प्रकार से सहायता करते हैं।
देखिएगा मुख गुहिका में क्या होती है, लार ग्रंथियां होती हैं और उनसे दो तरह के एंजाइम निकलते हैं, एक सिलेवरी एमाइलेज और ये दूसरा क्या, लाइसोजाइम। तो इनका काम क्या होता है वे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा जो सिलेवरी एमाइलेज होता है, ठीक है ना, सिलेवरी एमाइलेज या इसी को क्या बोलते हैं, टाइलिन। ये क्या करता है, मंड को शर्करा में बदल देता है। इसका काम क्या होगा, सिलेवरी एमाइलेज या टाइलिन का काम क्या होगा, यह मंड को किस में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। और देखिएगा लाइसोजाइम जो होता है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, यानी कि उन्हें मार देता है। लाइसोजाइम का काम क्या है, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है, कौन, लाइसोजाइम करता है। देखिएगा, देखिए कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी क्या करते हैं, चबाते हैं, तो हमारे मुंह में क्या होती है, लार, ढेर सारी लार बनती है। तो उसमें लार में क्या होता है, सिलेवरी एमाइलेज होता है और लाइसोजाइम होता है, जो क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं जो यहाँ पर लिखी गई हैं। तो चलिए चलते हम लोग आगे। आगे क्या है भाई साहब, उसे भी देख लेते हैं। ग्रास नली में पाचन यानी कि डाइजेशन इन ओसोफेगस। तो ग्रास नली में कैसे पाचन होता है या ग्रसिका में कैसे पाचन होता है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ग्रास नली यानी कि ग्रसिका में पाचक ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन का सम्मोहन ही है, अतः इसमें क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन को आगे की ओर धकेला जाता है। देखिएगा जो ग्रसिका होती है, जो आपकी क्या है, ग्रसिका है, ये क्या है, बस एक नली है, ठीक है। इसमें कोई पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। तो क्या करता है, जो मुख में हम लोग भोजन लेते हैं, ठीक है, चबाते हैं, उसे क्या करता है, एक माध्यम देता है आगे बढ़ाने का, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे। अमाशय में पाचन यानी कि डाइजेशन इन स्टमक। चलिए देख लेते हैं हम लोग अमाशय में कैसे पाचन हो रहा है। अमाशय थैलेनुमा भाग होता है जिसमें एक बार अंतःग्रहण किया हुआ भोजन एकत्रित हो जाने के बाद अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स द्वारा जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस का स्रावण होता है, ठीक है ना। अमाशय क्या, एक थैलीनुमा क्या होती है, संरचना होती है। जब भोजन सारा एकत्र हो जाएगा उसमें आकर, ठीक है ना, अंतःग्रहण किया हुआ भोजन, तो जठर ग्रंथियां क्या करती हैं, जठर रस का स्रावण करती हैं और उसमें क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। वही बात आगे आपको चल के पता चलेगी, ठीक है। देखिएगा अगर जठर रस में यानी कि जो जठर रस स्रावित हुआ जठर ग्रंथियों से, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिकम, पेप्सिन, जठर लाइपेज, रेनिन आदि एंजाइम्स तथा श्लेष्म पाया जाता है। इनका पाचन में निम्न प्रकार से योगदान होता है। देखिए जो सारी चीज़ें एंजाइम्स में पाए, एंजाइम सारे पाए जा रहे हैं, इनका पाचन में कैसे योगदान है उसे हम लोग आगे चल के देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का क्या काम होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का क्या काम है पाचन में, ठीक है ना। देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है तथा भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को भी मारता है। देखिएगा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है क्या करता है, एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक पेप्सिन एंजाइम होता है, वो उसी माध्यम में कार्य कर पाता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या करेगा, जीवाणुओं को मारने का भी काम करेगा, ठीक है ना। यानी कि जो मुख गुआम जीवाणु नहीं मरे थे वो आकर किससे मर जाएंगे, HCl से मर जाएंगे। आगे देख लेते हैं मतलब पेप्सिन का काम क्या होता है। सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो गई। यह प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है तथा प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ता है, ठीक है ना। जो देखिएगा पेप्सिन होता है क्या होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। यह प्रोटीन को किस में तोड़ेगा, पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में। देखिए वही बात यहाँ पर ऐसे नीचे लिख दी गई है, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। रेनिन, देखिए रेनिन का क्या काम होता है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। यह एंजाइम दुग्ध प्रोटीन यानी कि केसिन को पचाने का कार्य करता है। यह शिशुओं में पाया जाता है जबकि वयस्क मानव में अनुपस्थित होता है। वयस्क मानव में रेनिन का कार्य पेप्सिन द्वारा किया जाता है। देखिएगा जो रेनिन होता है यह कौन सा प्रोटीन का पाचन करता है, दुग्ध प्रोटीन। और दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन, ठीक है ना। और ये किसमें सिर्फ पाया जाता है, किसमें स्रावित होता है, सिर्फ शिशुओं में, छोटे बच्चों में, ठीक है ना। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब देख लेते हैं जठर लाइपेज यानी कि गैस्ट्रिक लाइपेज, इसका काम क्या होता है। जठर लाइपेज का काम क्या है, इसके द्वारा वसा का आंशिक पाचन होता है। यह वसा को ट्राइग्लिसराइड में तोड़ता है, ठीक है ना। देखिए जठर लाइपेज क्या करेगा, यह वसा का पाचन करेगा और वो भी कैसा, आंशिक। यह वसा को किसमें तोड़ देता है, ट्राइग्लिसराइड में तोड़ देता है। देखिए एक बात आई थी श्लेष्मा के बारे में कि सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। जो श्लेष्मा होता है या अमाशय की जो आंतरिक दीवारें होती हैं उसको क्या करता है, अम्ल से रक्षा करता है। देखिए आपका जो अमाशय है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें श्लेष्मा भी पाया जाता है। आपने देखा था जठर रस से जब निकल रहा था उसमें क्या था, श्लेष्मा भी था, ठीक है ना। एक ऐसा होता है क्षारीय प्रकृति का होता है,
ये कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और जो अम्ल होता है, या अम्ल से क्रिया करके क्या कर देता है, उसे उदासीन कर देता है, और आपके आमाशय की जो आंतरिक स्तर होती है उससे क्या हो जाती है, सुरक्षा मिल जाती है इसको। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पर ऐसे लिख दी गई है। जो श्लेष्मा स्रावित हो रहा था कैसा था, क्षारीय प्रकृति का था। ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं कि आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। मंथन गतियों के कारण भोजन भूरे रंग के लेई जैसी गूदी में परिवर्तित हो जाता है, जो कायम कहलाता है, जहां से भोजन धीरे धीरे ग्रहणी में पहुंचता है। ठीक है ना। अब देखिए, जो अमाशय में भोजन कब तक रहेगा, 3 से 4 घंटे तक के लिए रहेगा। और अमाशय में कुछ क्या होती हैं, गतियां होती हैं, और उस गतियों से भोजन क्या होता है, एक लेई जैसे संरचना में बदल जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं। फिर वहां से भोजन क्या होगा, धीरे धीरे ग्रहणी की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ तक था हमारा क्या, अमाशय में पाचन तक हम लोग पढ़ लिए, और इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।